तो आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 की बात करने जा रहे हैं, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर आधारित है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और यदि एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें ए के प्रत्येक एलिमेंट हैं, तो यदि यू यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दिया जाए तो यह होता है ए डैश, यानी इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हमने वेन डायग्राम से इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था कि यह यू होता है, इसमें सेट ए होता है। यदि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ना इसमें पूरे सेट में ना हो तो इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी इसमें ए नहीं होना चाहिए। इसको हम यू माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। पहला दिया गया है, मान लीजिए कि यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4, बी इक्वल टू दिया गया है 2 4 6 8 एंड सी इक्वल टू दिया गया है 3 4 5 6। तो हमको बताना है ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो यदि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को निकाल देना है। तो देखिए ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 निकाल दीजिए। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे, पहले का ए डैश निकालेंगे, यू माइनस ए इसको लिखेंगे। यू हमारा दिया गया है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमको ए को निकालना है, इसमें 1 से 4 तक दिया गया है, 1 2 3 4। ये सेट है तो इसको कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट रहेगा। तो ए डैश हो जाएगा, इसमें से 1 2 3 4 4 एलिमेंट निकाल देंगे तो 5 6 7 8 9। तो यह होगा ए डैश, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को यदि निकाल दिया जाए तो वह ए डैश कहलाएगा, या ए सी भी इसको लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको। दूसरा इसी प्रकार है बी डैश। इसी प्रकार बी, जो जैसे पहले हम निकाले हैं ए को यू से घटा दिए हैं, तो उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देंगे तो बी डैश मिलेगा। तो बी में 2 4 6 8, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बी डैश में 2 बी इक्वल टू दिया गया है 2 4 8 6 और यू यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो निकाल देंगे यदि हम, तो पहले 2 को निकालेंगे, डैश मार दीजिए 2 4 8 और 6, और जितना बचे हुए एलिमेंट उनको लिख लीजिए, 1 3 5 6 तो है, फिर 7 फिर 9, यानी कुल मिला के 5 एलिमेंट होंगे। तो ये बी डैश हो जाएगा। अब ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमने बताया था ए यूनियन सी वह होता है जिसमें या तो ए का एलिमेंट हो या सी का एलिमेंट हो या ए और सी दोनों का एलिमेंट हो। तो पहले देखते हैं ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, क्योंकि जो हम सेट जानते हैं होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको रिपीट नहीं किया जाता है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो ए और सी में देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 3 और 4 दो एलिमेंट कॉमन है, तो इसको पहले लिख लीजिए। ए यूनियन सी हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें 3 और 4 दो एलिमेंट कॉमन है। अब जो ए में बचा उसको भी लिख लीजिए, जो बी में जो सी में है उसको भी। तो 1 2 ए में बचा है और 5 6 उसमें, तो 1 2 और 5 6। यदि हम इसको अरेंजमेंट करें सही से तो 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट हुए। इसको हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी यूनिवर्सल सेट में से इसको हमको निकाल देना है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 7 8 9 3 एलिमेंट बचेंगे, तो इनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 7 8 9, या इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी पहले देख लेते हैं। ये हम यूनियन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए और बी या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो या ए और बी दोनों का एलिमेंट हो। तो पहले कॉमन एलिमेंट देखिए क्या है इसमें ए और बी में। तो ए यहाँ पर 1 2 3 4 है, बी है 2 4 6 8, यानी 2 और 4 दो एलिमेंट कॉमन है। तो इसको ए यूनियन बी पहले लिखिए। ए यूनियन बी निकालेंगे तो 2 4 दो एलिमेंट कॉमन है। अब ए में क्या बचा हुआ है 1 2 नहीं 1 3, तो 2 तो हो गया, दोनों में कॉमन है। 1 3 इसको लिख लीजिए। और बी में कौन से एलिमेंट बचे हैं 6 8, इसको भी लिख लीजिए। तो इसको हमें यूनिवर्सल सेट से यदि हम निकाल दें इन एलिमेंट को तो यह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये ए यूनियन बी का डैश। यानी इसको हम अरेंजमेंट करें तो 1 2 3 4 5 नहीं है 6 8, तो यानी हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 है 7 हो जाएगा, 8 है 9 हो जाएगा, यानी 3 एलिमेंट। यानी और सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे तो जो 3 एलिमेंट केवल बचेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 नहीं है तो 5 लिख लिए, 6 भी है तो निकाल देंगे उसको, 7 इसमें नहीं है, 8 भी निकाल देंगे, तो ये 3 एलिमेंट बचेंगे। तो आइए अगला देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। फिर ए डैश का ए डैश, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है वह वही सेट होता है, यानी ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए होता है। लेकिन इसको निकाल के देखते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट यदि निकालेंगे, यदि ए डैश केवल निकालें, ये 5वां है, यदि ए डैश निकालें तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 निकाल देंगे तो 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये डैश हो गया। अब फिर से इसको ए डैश का डैश जब निकालेंगे तो इसको यू में से फिर से ए डैश को घटाएंगे तो यह आएगा। तो 5 6 7 8 9 ये 5 एलिमेंट हैं, तो इसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल दीजिए 5 6 7 8 9, तो बचेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यही तो हमारा ए के बराबर है, ए के इक्वल है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का पुनः कॉम्प्लीमेंट यदि करेंगे तो हमारा फिर से वही सेट आ जाता है। अगला देखते हैं क्या है बी माइनस सी का डैश। बी हमने जो होता है डिफरेंस, जो दो सेट का डिफरेंस होता है उसको हमने बताया था कि यदि बी माइनस सी है तो सी का कोई भी एलिमेंट बी में यदि ना हो तो वह बी माइनस सी कहलाएगा। यानी बी माइनस सी निकालें तो देखें पहले कि सी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में है, तभी तो वह सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो 2 4 6 8, इसमें 4 और 6 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सी में हैं, तो उसको बी माइनस सी यदि निकालेंगे कैसा है 6वां है, बी माइनस सी निकालेंगे, बी हमारा है 2 4 6 8 माइनस सी है 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 4 इसमें है तो 4 निकल जाएगा, 6 भी इसमें है 8, यानी दो एलिमेंट इसमें केवल आएंगे बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को घटाएंगे तो 2 8 को छोड़ के जितने एलिमेंट हों साइड हो जाएंगे। तो 1 3 4 5 6 7 9, तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि थोड़े डाउट हो किसी भी चीज़ में तो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख लें, अच्छे से डिटेल में बताया गया वहाँ पे। तो अगला देखते हैं, इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक का अल्फ़ाबेट दिया गया है,
इंग्लिश में। तो निम्नलिखित समुच्चयों के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक ज्ञात कीजिए। तो ए हमको ए का ए डैश निकालना है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो ए बी सी, तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, तो यू में से ए को घटा देंगे, यानी ए बी सी निकालने के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे वह ए डैश कहलाएगा। यानी पहले का ए सी या ए डैश कहें तो ए बी सी को निकाल दें तो सी एंड डी, ए बी सी तीनों निकाल दिया गया ना, तो डी ई एफ जी एच, तो यह ए डैश या ए सी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एच तक के एलिमेंट दिए गए हैं, ए बी सी निकाल दिया गया है, तो ये सारे एलिमेंट बचेंगे। दूसरा है बी डी ई एफ जी, दूसरा है बी, इसका हमको निकालना है। तो डी ई एफ जी, इसमें से डी ई एफ जी ये चार एलिमेंट को हम निकाल देंगे यदि यूनिवर्सल सेट में से, तो यह हमारा बी डैश है, बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहलाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए बी सी और क्या हो जाएगा, ये चार एलिमेंट, फिर एच, ये चार एलिमेंट बचेंगे, तो यह कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहलाएगा। अगला है सी ए सी ई जी, ए सी ई जी, ये चार एलिमेंट हम यदि निकाल दें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी कहलाएगा। यानी सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, सी नहीं होगा, सी तो इसमें निकाल दिया गया है, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, ये डी, फिर ई छोड़ के एफ हो जाएगा, फिर जी छोड़ के एच हो जाएगा, तो ये चार एलिमेंट, ये डी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होगा जो यूनिवर्सल सेट में से, इसको घटा दिया जाएगा। अगला है डी एफ जी एच ए, यानी एफ जी एच ए, इन चार एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी कहलाएगा, डी डी सी या डी डैश, तो इसका हो जाएगा बी सी डी ई ई, बस ये चार एलिमेंट, क्योंकि हमको निकाल देना है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, यानी बी सी डी ई, ये चार एलिमेंट बचेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमेशा हो जाएगा कि ए उसमें ना हो, तो यूनिवर्सल सेट में से उसको निकाल देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट उसका कहलाएगा। अगला तीसरा है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है जो सेट उसका सेट है उसको यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखना है, यानी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो पहला क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट हमको हमेशा यहाँ पर नेचुरल नंबर को मानना है, जहाँ नेचुरल नंबर का मतलब हम जानते हैं कि इसका मान जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ पर एक सच दैट इस प्रकार दिया गया है कि एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो प्राकृतिक सम संख्या यहाँ पर दिया गया है, पहला है एक सच दैट सम संख्या, यहाँ इवन नंबर दिया गया है, और यदि हम यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर माने और उसमें से यानी इवन नंबर को निकाल दिया जाए तो हमारा बचेगा ऑड नंबर, केवल ऑड नंबर बचेगा। तो इसको इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि एक्स सच दैट, इसको लिखेंगे, मान लीजिए इसको ए से रिप्रेजेंट करें तो ए डैश हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक ऑड नंबर या विषम संख्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला इसी प्रकार है एक्स सच दैट एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट में से विषम संख्या को निकाल दें तो जितने जो बचेंगे वो सारे इवन नंबर यानी सम संख्याएं बचेंगी। फिर दूसरे का इस प्रकार लिखेंगे एक्स सच दैट एक सम प्राकृतिक संख्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा। तीसरा इसी प्रकार है एक्स सच दैट संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन वह 3 का गुणज नहीं होना चाहिए,
इस प्रकार इसको लिखेंगे। तीसरे को लिखेंगे x सच दैट संख्या इस प्रकार है कि वह 3 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो जितने जो एलिमेंट बचेंगे वो सारे ए डैश कहलाएगा। 3 का गुणज नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट कहलाए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणज दिया गया। यदि हम 3 की गुणज की सारी संख्याओं को हम निकाल दें यूनिवर्सल सेट से, तो जितनी संख्याएं बचेंगी वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश कहलाएगा। अगला है एक सच दैट एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, तो इसको भी इस प्रकार लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या में से यदि यूनिवर्सल सेट में से यदि अभाज्य संख्या को हम निकाल दें तो जितनी संख्याएं बचेंगी वो सारी भाज्य संख्याएं होंगी। तो इसको हम चौथा लिखेंगे एक्स सच दैट ए डैश एक भाज्य संख्या है। इसको हम कहेंगे कि ए डैश या अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, यानी भाज्य संख्या होना चाहिए। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब अगला है एक्स सच दैट 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इस प्रकार होना चाहिए कि 3 और 5 से वह संख्या विभाजित नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सीधे लिखेंगे कि एक्स इस प्रकार होना चाहिए कि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित नहीं होना चाहिए। अब अगला इसी प्रकार है एक्स सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी दो, जैसे मान लीजिए पूर्ण वर्ग में 4 हो गया, 16 हो गया, 32 नहीं मान लीजिए 36 हो गया, इस प्रकार की संख्या हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि वह पूर्ण वर्ग ना हो। जिस प्रकार जैसे हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट यदि किसी भी सेट का है तो उसमें वह एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट को हम अच्छे ऐसे, इतना प्राकृतिक संख्या छोटा तो है नहीं कि हर एक चीज़ का अच्छे से हम उसको हम लिख दें किसी उसमें कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी में। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि वह एक पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए। एक सच दैट कि एक पूर्ण संख्या ना हो, इस प्रकार लिख सकते हैं। इस पर अगला है एक सच दैट एक पूर्ण धन संख्या है। तो वैसे भी चाहे पूर्ण वर्ग धन तो इस प्रकार होगा ही क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार कहता है 7वां है कि पूर्ण धन संख्या है। तो पूर्ण धन संख्या का मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं नेचुरल नंबर में होती हैं वह पूर्ण धन संख्याएं होती हैं। यानी इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सारी जो यूनिवर्सल सेट की जितनी भी एलिमेंट हैं वो सभी आ जाएंगे। यानी यहाँ पर 0 यानी ए डैश का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, यानी कोई भी एलिमेंट 5 होगा, यहाँ पर 0 भी नहीं होगा। तो इस ए डैश में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 5 होगा केवल। तो इसका आंसर 5 होगा। एक्स सच दैट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगला है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इस प्रकार ए डैश इस प्रकार होगा कि एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, यानी 8 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगी। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, यह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। इसी प्रकार अगला क्या है एक्स सच दैट 2x प्लस 9 इक्वल 5 इक्वल टू 9 है। यानी इस एलिमेंट में ये जो इक्वेशन है इसमें यदि x का मान कुछ भी रखा जाए तो 9 ना हो तो जितनी भी एलिमेंट होंगी वो सारी ए डैश में आएंगी। यानी तो 9वां दिया गया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9।
यानी इसका यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर x का मान 2 दिया गया है तो x इस प्रकार होना चाहिए कि x का मान 2 नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो यह a डैश कहलाएगा। इस प्रकार इसको लिखेंगे। अगला इसी प्रकार है जो x सच दैट x का मान ग्रेटर देन और इक्वल 7। तो x का मान यहाँ पर a इक्वल टू दिया गया है कि x सच दैट x का मान ग्रेटर और इक्वल 7 होना चाहिए, यानी 7, 8, 9, 10 टू इन्फिनिटी तक। तो a डैश इस प्रकार होगा कि उसमें वो सारे एलिमेंट ना हो, यानी यूनिवर्सल सेट से उसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा x सच दैट x का मान लेस देन 7। तो ये यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 भी नहीं होगा, क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल दिया गया है। तो 1 से लेकर 6 के मध्य आने वाली जितनी संख्याएं होंगी वह a डैश के अंतर्गत आएंगी। इसी पर अगला है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। यहाँ पर 11 नंबर है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ग्रेटर देन 9 या x ग्रेटर देन 9/2। यहाँ x की वैल्यू 9/2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर लगभग 4.5 के बराबर, यानी यहाँ पर तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर दिया गया है तो 4.5 से बड़ी, यानी 4 यानी 5 6 7 8 जितनी संख्याएं आएंगी 5 से ऊपर यानी इन्फिनिटी तक, वो सारी a में आएंगी। इसी प्रकार a डैश हम निकालेंगे यदि, तो यहाँ पर x सच दैट जो x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट आएंगे इसका a डैश में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो आइए निकालते हैं। पहले a यूनियन b निकाल लीजिए। a और b में कौन सा एलिमेंट पहले कॉमन है, 2 कॉमन है और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो a यूनियन b 4 का नंबर है, तो a यूनियन b निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले तो कॉमन जो उसको लिखिए 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 इतने एलिमेंट a यूनियन b में है। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन में जो है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है उसमें से निकाल देंगे, यानी 2 3 4 5 6 7 8 तक है। तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 कामा 2 बचेगा, यानी 1 कामा 9 मतलब 9 बचेगा, 2 एलिमेंट। तो a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह 1 कामा 9 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं a डैश पहले निकाल लेते हैं। तो 2 4 6 8 इसमें से निकाल देते हैं 2 4 6 8। तो a डैश निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 3 5 1 3 5 6 है उसमें 7 9, तो 5 एलिमेंट होंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 है उसमें, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 9, ये 5 एलिमेंट होंगे। बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश में निकालेंगे तो 2 3 5 7 को निकाल देंगे, 2 1 हो जाएगा, 2 निकल गया है, 3 है, 4 नहीं है, 4 हो जाएगा, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 भी है, 8 नहीं है और 9 भी नहीं है। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालना है, यानी a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट
तो कॉम्प्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं, जो ए और बी दोनों में एलिमेंट होते हैं उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो 1 दोनों में है, 9 दोनों में है, और कोई भी एलिमेंट मिल नहीं रहा है, देखिए। तो इस प्रकार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश। यह प्रूफ हुआ इस प्रकार से, या इस प्रकार फार्मूला भी बन जाता है। अगला इसी प्रकार देखते हैं, ए इंटरसेक्शन का सेक्शन बी का बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश बिल्कुल सेम इसी तरह लग जाएगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा, यदि नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन डायग्राम खींचना है। तो ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी का डैश हमको निकालना है। तो ए यूनियन बी हम जानते हैं, किसी भी यदि ए यूनियन बी हम निकालें तो हम जानते हैं जो ए यूनियन बी होता है उसमें या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो या ए और बी दोनों का एलिमेंट हो। तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब इनके डैश की बात करें, यानी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो इसमें ए और बी या तो ए का एलिमेंट ना हो या तो बी का एलिमेंट ना हो या तो ए और बी दोनों का एलिमेंट ना हो। तो इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम इस प्रकार इसका बनेगा। अगला इसी प्रकार है, ए डैश और बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यानी इस प्रकार हमको निकालना है ए यूनियन बी का डैश, यानी सेम पहले की तरह होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। तो दूसरे का जो फिगर होगा वह पहले के एकदम समान होगा। अगला है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो इसको निकाल देते हैं। ये देखते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है इसको हम वेन डायग्राम से वैसे देखें, इंटरसेक्शन की बात यदि करें तो उसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, यानी ये यूनियन ये यूनिवर्सल सेट ए है बी ए बी, यानी जो ए वाला रीजन होगा वह ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, यानी इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हैं। अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका जो वेन डायग्राम हो जाएगा वो इस प्रकार होगा। इसमें पूरी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इनको इस रीजन को छोड़कर जितने एलिमेंट आए होंगे इसमें ये सारे हो जाएंगे। तो इसको हम वेन डायग्राम से इस प्रकार इसको छोड़ के ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का डैश कहलाएगा। अगला देखते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसका भी सेम फार्मूला यही होता है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होता है वह ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है, यानी दोनों का फिगर सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हमने पिछले वीडियो में हमने दिखाया भी है कैसे होता है, यदि समझ में ना आए तो जाके देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर त्रिभुजों का एक समुच्चय है समतल में। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में प्लेन में स्थित सभी ट्रायंगल का सेट दिया गया है, को यूनिवर्सल सेट माना गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम यानी मिनिमम 60 से भिन्न है, जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यानी एक कोण 60 से भिन्न है, यानी इस प्रकार इसमें, तो इस प्रकार क्योंकि कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो हो सकता है कि कम से कम की बात की ये हो सकता है कि एक हो, दो हो सकता है तीनों हो, तो 60 से हो सकता है भिन्न हो सकता है मान ले कम से कहा गया है कि हो कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो। तो मान लीजिए यहाँ पे एक 60 है, यहाँ पे
क्योंकि 180 डिग्री होता है इनका अंतः कोण। तो इसको मान लीजिए 40, तो इसको मान लीजिए 80। इस प्रकार तो हो सकता है 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो मिनिमम की बात की गई हो तो हम मानेंगे तीनों हो सकता है भिन्न हो। तो A इक्वल टू हम मानेंगे कि हो सकता है तीनों ही भिन्न हो, एक्स सच दैट एक्स 60 डिग्री से तीनों भिन्न हो, तीनों कोण भिन्न हो, इस प्रकार लिखेंगे। तो A डैश इस प्रकार हो जाएगा कि कम से कम सभी 60 डिग्री के हों। तो इस प्रकार हम लिखेंगे एक्स सच दैट ए डैश इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से हमको निकालेंगे कोई भी, यदि कम से कम इसमें कहा गया है कि 60 डिग्री का से भिन्न होना चाहिए, तो हम यदि हम ए डैश यानी यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को निकालेंगे तो मतलब इसमें हो जाएगा, इसमें कम से कम तो न्यूनतम एक कोण 60 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें लिखेंगे एक्स सच दैट 60 डिग्री कम से कम, हम न्यूनतम यहाँ पर यूज करेंगे, न्यूनतम एक कोण होना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मिला के यहाँ पर 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त कथनों को भरिए। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन ए डैश, तो यहाँ पर कहा गया है कि ए और ए डैश, यहाँ पे यूनियन में ए डैश का मतलब होता है कि ए उसमें ना हो, और यदि ए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सल सेट दिया गया है उसमें ए डैश यू माइनस ए होगा, तो ए और ए यूनियन पूरा जब हो जाएगा, मान लीजिए इस प्रकार की ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए के, यानी ए का जो एलिमेंट है उसको छोड़ के जितने एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे ए डैश में। और ए, तो ए यूनियन बी का हम जानते हैं मतलब या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो या ए और बी दोनों का एलिमेंट है हो। तो इस प्रकार इसमें पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगला है फाई डैश, मतलब यहाँ पर फाई डैश का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ए में से कोई भी यूनिवर्सल सेट में से फाई डैश को यदि निकाल दें तो उसमें जो जितने भी एलिमेंट होंगे वह यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। और ए इंटरसेक्शन की बात की गई है, तो ए भी उसी यूनिवर्सल सेट का सेट होना चाहिए। तो जो ए होगा वह अभी उसका आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यहाँ पर ए है तो उसका इंटरसेक्शन ए ही होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। अगला है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए डैश नहीं होना चाहिए और ए, तो पहली बात इंटरसेक्शन में जानते हैं और ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर फाई हो जाएगा। अगला है यू डैश, यानी यहाँ पर इसका मान फाई हो जाएगा, क्योंकि यू में से यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को निकाल दिया जाए तो केवल फाई बचेगा, और फाई और इंटरसेक्शन ए है तो इसका मान भी फाई हो जाएगा, कि इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन थे जिसको हमने अच्छे से सॉल्व किया। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।